तो बात करते हैं एक डुअल स्लोप एडीसी की, ठीक है। एडीसी को कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा पहले इसका सर्किट देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एक जो ग्रीन सर्कुलर बॉक्स में ही एक आपका इंटीग्रेटर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंटीग्रेटर जिसको हम ओपैम्प की मदद से बनाते हैं। उसके जस्ट बाद आपका एक लगा होता है कंपैरेटर। कंपैरेटर तो हमने देखा ही है, जितने भी एडीसी हैं सबके अंदर कंपैरेटर हमारे है ही, ओके। हमारा जो सार है और हमारा काउंटर टाइप है उसमें सिंगल कंपैरेटर है, और जो आपका 3 बिट फ्लैश एडीसी है उसमें 3 ही कंपैरेटर है, जितनी बिट है उतने कंपैरेटर हैं। उसके बाद आपका कंट्रोल सर्किट, ये आपका सार के अंदर भी होता है, ओके। स्टार्ट और एंड ऑफ कन्वर्जन इसके अंदर होता है, ये सेम ही है जैसा कि सार के अंदर भी होता है। और फिर आपका के बिट काउंटर, ये आपका कहाँ होता है, ये आपका काउंटर टाइप एडीसी में होता है। तो ये कुछ उसी तरीके से है, बट यहाँ पे इनिशियली जो हमारा होता था, हम डीएसी की जगह जो ऊपर हमारा ये है आपका सार है 4 बिट डैक इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और आपका ये एडीसी जो सिंपल टाइप का काउंटर वाला इसके अंदर भी 4 बिट डैक इस्तेमाल हो रहा है। तो देखो बाकी सारी चीज़ें लगभग वही हैं। यहाँ पे कंपैरेटर है, अब काउंटर है, ओके। यहाँ पे कंट्रोल सर्किट है, कंपैरेटर कंट्रोल सर्किट, अब काउंटर की जगह सार 4 बिट आ गया। बट यहाँ पे इन दोनों में क्या एक चीज़ कॉमन है, 4 बिट डैक इस्तेमाल हो रहा है। तो उसी 4 बिट डैक की जगह अब हम एक इंटीग्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेटर का जो इनिशियल पार्ट होता है वो उसके पास एक स्विच होता है, उस स्विच पे अलग अलग वैल्यूज़ हम देते हैं। एक बार VA की वैल्यू देते हैं, एक बार हम -VR की वैल्यू देते हैं। VR इज द रेफरेंस वोल्टेज, VA आपका एनालॉग इनपुट, ठीक है। VA तो समझ में आती है क्या है। तो दो अलग अलग केस 1 और केस 2 होंगे। तो केस 1 और केस 2 को सॉल्व करेंगे, और उसी के रिगार्डिंग केस 3 और केस 4 निकल के आएगा। जैसे कि देखो ये केस 1, फिर इसके इसी तरीके से लगभग ये डिफरेंस है, ओके। ये मैं इसको ऐसे से अलग अलग कर देता हूँ। एक तरफ का केस 1-3 होगा, एक तरफ केस 2-4 होगा, ओके। ये इक्वेशन जो है ये हमारा इसी से निकल के आ रही है, इसी से, ये याद रखेंगे। अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमने सर्किट देखा है इसका, एक डुअल स्लोप एडीसी का, ओके। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आपका ग्राफ बनता है, एक आपका इंटीग्रेशन टाइम कुछ ऐसा जाता है, टी इंटीग्रेशन टाइम कुछ ऐसा जाता है। तो इसमें ये दो अलग अलग स्लोप इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ता है डुअल स्लोप एडीसी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे ग्राफ में, फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स ही है ये, ओके। तो VOT की अगर बात करें, V आउटपुट जो हमारा होगा, तो V आउटपुट किसके इक्वल होगा, V आउटपुट मतलब इस पॉइंट पे जो निकलेगा, और उस VOT को हम कंपेयर करेंगे कंपेरेटर से। तो जो V आउटपुट होता है, आप एक चीज़ देखो, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर देखते हैं। आप ये देखो, यहाँ पे आपका V आउटपुट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, V आउटपुट, और नीचे आपका ग्राउंड होता है, इसको ग्राउंड बोल सकते हैं। तो ग्राउंड और इस पॉइंट के बीच में है। अब क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ये ग्राउंड पे है तो ये पॉइंट भी ग्राउंड पे होगा, अगर ये ग्राउंड पे होगा इसका क्या मतलब हो गया, ये ग्राउंड हो गया। तो जो VC होगा आपका कैपेसिटर वोल्टेज, तो वो भी किन दो पॉइंट के बीच में है, एक तो यही वाला पॉइंट हो गया जो हम देख रहे थे, ये वाला पॉइंट, ओके, ये पॉइंट, और एक ग्राउंड। तो इस कॉन्सेप्ट से ये नहीं कह सकते कि VC और VO एक दूसरे के इक्वल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि VC और VO के जिन दो पॉइंट्स के बीच में वो सेम है, एक पॉइंट तो एग्जैक्टली सेम है और दूसरा पॉइंट है ग्राउंड, दोनों ही ग्राउंड के बीच में है। तो VOT इक्वल टू VCT आ गया। अब VCT क्या है, जो कैपेसिटर के अराउंड जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेशन इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ओपैम्प और इंटीग्रेशन ये सब आना चाहिए सिग्नल। तो -1/RC, ठीक है, R ये है, C ये है, तो ये RC की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ -∞ से T, और V in dt, हम V in यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब V in जो है, ये जो केस 1 और केस 2 निकल रहा है ना, ये कहाँ से निकल रहा है, ये जो V in T है इसी पे अलग अलग वैल्यू अप्लाई करने से निकल रहा है, ओके। देखो सबसे पहले केस 1 में V in T को मैंने लिखा है VA, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइम होता है। जब इसको कंपेयर करते हैं VA से, तो ये आपका इंटीग्रेशन टाइम देता है, और जब इसी को आप कंपेयर करते हैं केस 2 में V in T को -VR से, तब आपको डी इंटीग्रेशन टाइम मिलता है। तो ये तो बेसिक सा फिगर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक आपका इंटीग्रेटर है, एक कंपेरेटर है, एक कंट्रोल सर्किट है, फिर आपका के बिट अप काउंटर है, ओके। अब इसमें डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे निकालो VCT, और ऑब्वियस सी बात है VCT ही आपका VOT है, तो एट T इक्वल टू TI पे हम निकालते हैं, एक टाइम है TI, तो वहाँ पे ये क्या वैल्यू देगा, -VA/RC इंटू TI। अब इसको आप कैसे निकाल सकते हो, ऊपर ये जो इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन थी इसकी मदद से निकाल सकते हो। इस इक्वेशन का जब आप इस्तेमाल करोगे, ओके, तो देखो
इसमें -1/RC है और इसमें भी ये -1/RC है। इसमें वी इन टी की जगह जब आप वी ए रखोगे तो वी ए बाहर आ जाएगा और इसमें क्या बचेगा, केवल इंटीग्रेशन होकर टी बचेगा। तो लिमिट्स हो जाएगी -∞ और टी, तो टी की जगह टी आई रखोगे तो आपको टी आई बाहर मिल जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन यहाँ से सॉल्व हो गया है इस इंटीग्रेशन इक्वेशन से। तो ये इंटीग्रेशन टाइम है जो 0 से टी आई तक लगता है, वो इंटीग्रेशन टाइम होता है। इसी तरीके से डी इंटीग्रेशन टाइम जब निकालेंगे VCT, तो उसमें क्या होगा कि उसमें दो अलग अलग टाइम आपके आ जाएंगे। कैसे, एक तो -∞ से टी तक आएगा या टी आई तक आएगा, ओके, एक टी आई से लेके आगे तक आएगा, ओके, टी तक आएगा। अब यहाँ पे ये टी अलग है, ये वाला टी न्यू टी है, मतलब कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे ये एक्सिस है तो आपका यहाँ 0 होगा कहीं, यहाँ टी आई होगा और फिर ये टी होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पीछे वाला तो एक अलग था आपका पार्ट, एक नया पार्ट आ गया। तो ये जो पीछे पिंक वाला पार्ट है, ये पार्ट एक्चुअली में हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ये इंटीग्रेशन टाइम ही हमारा कॉपी होके इधर आ जाएगा। देखो ये कॉपी होगी सेम वैल्यू -VA/RC इंटू टी आई। तो ये आपको दिख भी रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये सेम वैल्यू जो इधर इंटीग्रेशन टाइम की थी वही यहाँ पे आ जाएगी। तो जो इनका कहने का क्या मतलब है कि जो डी इंटीग्रेशन टाइम होता है उसके दो पार्ट होते हैं और एक पार्ट ऑलरेडी जो आपका इंटीग्रेशन टाइम होता है वही होता है, उसी को हम यहाँ दोबारा से कॉपी करते हैं। अब इसमें नया पार्ट क्या आ जाएगा, जब हम वैल्यू रख देंगे लिमिट की टी और टी आई अलग अलग, तो वी आर अपॉन वी आर, ये वी आर वो वाला वी, मतलब वी इंटू आर नहीं है, ये वी आर है। जब हम इनपुट दे रहे हैं वी आर, ये माइनस, ओके। जब और देखो इसमें इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस आता भी है, देखो इसमें भी माइनस आया, इधर भी माइनस आया, बट क्योंकि यहाँ पे -VR ऑलरेडी था, एक माइनस पहले से था, दोनों मिला के बना देंगे प्लस। तो इस वजह से इसका जो सेकंड टर्म होता है वो प्लस होता है। तो +VR/RC और T - TI, ये आपका इक्वेशन आई किसकी, VCT की केस 2 के लिए, जब हम डी इंटीग्रेशन टाइम की बात कर रहे हैं, जब V इनपुट पे हमने -VR दिया है, ओके। इसी इक्वेशन को इधर एक्सटेंड करते हुए हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कंपेयर करेंगे तो T - TI किसके इक्वल आ जाएगा, VA/VR, ओके, इंटू TI, ओके, इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये जो T - TI होता है ये आपका डी इंटीग्रेशन टाइम होता है और ये VA/VR इंटू TI होता है, ये आपका इंटीग्रेशन टाइम होता है। इंटीग्रेशन टाइम मतलब ये TI इंटीग्रेशन टाइम है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ आपको, एक तरफ डी इंटीग्रेशन टाइम का इस्तेमाल हो रहा है, ओके, डी इंटीग्रेशन टाइम, एक तरफ आपका इंटीग्रेशन टाइम TI, ओके। और ये मैंने बना के दिखाई दिया था एक्सिस को इस तरीके से, जैसे ये आपका 0 है, इधर -∞ है, फिर आपका पहले क्या आता है, TI आता है और बाद में आपका क्या आता है, T1 आता है। तो देखो -∞ या बोले तो 0 से TI तक ये जो टाइम है ये आपका इंटीग्रेशन टाइम है और TI से लेके T1 तक जो टाइम है वो आपका डी इंटीग्रेशन टाइम है। तो इतना पूरा टाइम आपको लग रहा है, तो ये यही चीज़ है। ये इसी इक्वेशन से सॉल्व हो क्या है। आप क्या करो, VCT को 0 के इक्वल रख दो अगर, ठीक है। ये जो पूरी इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, ये स्टार मार्क करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको 0 के इक्वल रख दो। तो क्योंकि ये -VA/RC है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, दोनों से RC कट जाएगा, ओके, RC कट जाएगा। तो देखो VA और VR इसके नीचे आ जाएगा और इधर TI तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है और T - TI दूसरी तरफ। तो देखो इसी T को, इसको आप T लिखो या आप T1 लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, T या T1। तो एक तरफ ये डी इंटीग्रेशन टाइम आ गया, एक तरफ ये इंटीग्रेशन टाइम आ गया। तो ये बेसिक से आपने कंपेयर किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और लेते हैं कि ये अब केस 3 स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। ये वाइट वाली लाइन के नीचे जो है ये अब आपका केस 3 और केस 4 है इधर, ओके। तो केस 3 क्या होता है कि यहाँ पे हम क्लॉक को देखते हैं। पहली बात तो कितनी क्लॉक लगेंगी वो देखते हैं, काउंटर रनिंग फॉर, ठीक है। केस 3 जो हमारा है, मतलब देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, काउंटर की, जो यहाँ पे K बिट का अप काउंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने, K बिट का। तो यहाँ पे कितनी देर के लिए काउंटर चलेगा, 2 की पावर K इंटू T क्लॉक टाइम के लिए आपका काउंटर चलेगा। मान लो 3 बिट का काउंटर है तो आपका 8 T क्लॉक इस्तेमाल होंगी, ओके। कब, इंटीग्रेशन टाइम के अंदर, ठीक है, इंटीग्रेशन टाइम के अंदर, ये याद रखेंगे। और काउंटर यहाँ पे कितनी देर के लिए चलेगा, तो T1 - TI/TCL के, ओके, बेस 10। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है काउंटर कितनी देर के लिए चलेगा, वो इधर है। और वैल्यू काउंटर में कितनी होगी, वैल्यू इन अप काउंटर, वो ये वैल्यू होगी अप काउंटर के अंदर, T1 - TI। T1 - TI क्या है आपका, डी इंटीग्रेशन टाइम, ठीक है। तो एक फार्मूला इंटीग्रेशन टाइम से निकला है, एक डी इंटीग्रेशन टाइम से निकला है, ओके। यहाँ पे T कन्वर्जन या टोटल जो कन्वर्जन टाइम लग रहा है कितना लग रहा है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो T इंटीग्रेशन प्लस T डी इंटीग्रेशन,
ओके, अब यहाँ पे क्या है कि दोनों अलग अलग टाइम है, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को एक साथ करके थोड़ा सा कुछ अप्रॉक्स मानते हुए तब हमारा जो टोटल टाइम निकलेगा तो TCL के और इंटू 2 की पावर k, और इसी में ये +1 भी कर देंगे। तो मान लो कि अगर 3 बिट का हम डिवाइस बना रहे हैं तो ये क्या बना देगा 2 3 + 1 मतलब 2 की पावर 4 TCL के, मतलब आपका 16 आपका क्लॉक पल्सेस चाहिए रहेंगी। ठीक है, तो आपका 2K की जो पावर है उसमें एक और बढ़ा दो, उतनी क्लॉक पल्सेस आपको चाहिए रहेंगी इस ड्यूअल स्लोप ADC को चलाने के लिए। अब क्या है, ये जो फार्मूला हमने यहाँ निकाला था, ये वाला फार्मूला, ये जो मैंने लिखा था इंपॉर्टेंट, जिसमें इंटीग्रेशन टाइम और डी इंटीग्रेशन टाइम को इक्वल करके देखा था। ओके, इसी फार्मूले का यूज़ करके अब हम इसको एडवांस करते हुए बना रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो T1 माइनस TI में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ TCL से डिवाइड कर देंगे, इसको भी और इस वाले को भी, इंटीग्रेशन टाइम को भी। तो देखो इधर ये TCL के, तो ये आपका टाइम आ गया। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक वैल्यू नहीं पता है, जैसे इसमें ये ऊपर VR, पहली बात तो ये VA है ऊपर, नीचे VR है, आपको VA पता है VR निकालना है, या VR पता है VA निकालना है, वो आप इससे निकाल सकते हो अगर आपको T1 और TI आपको पता है, दिया गया है, T क्लॉक दिया गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटीग्रेशन टाइम होता है उसके लिए आपका जो हाँ मतलब इंटीग्रेशन टाइम जो होता है आपका 0 से TI तक, वहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन टाइम होता है वो हमेशा फिक्स लगता है। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये मान लो एक बीच का टाइम है, तो देखो आपका ये एक वैल्यू है उसके लिए ग्राफ बना रहा हूँ, और एक वैल्यू ये है इसके लिए ग्राफ बना रहा हूँ ऐसे। ओके, तो देखो दोनों का स्लोप अलग है, डिफरेंट स्लोप। ये इंटीग्रेशन टाइम है, ये वाला टाइम इंटीग्रेशन टाइम है, और ये आपका डी इंटीग्रेशन टाइम है। तो डिफरेंट स्लोप है पर इंटीग्रेशन का टाइम देखो उतना ही लग रहा है। अब देखो इधर क्या होता है इसका ग्राफ में, डी इंटीग्रेशन टाइम में आपका जो स्लोप होता है वो फिक्स रहता है। जब आप इसके लिए बनाओगे देखो ये एक दूसरे की इक्वली वो लगेंगे, ये जो दोनों लाइनें हैं इनका दोनों का स्लोप आपको इक्वल दिखेगा, पर यहाँ पे टाइम डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या समझने वाली बात है कि अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपका डी इंटीग्रेशन टाइम डिफरेंट होता है हमेशा, पर इंटीग्रेशन टाइम सेम होता है। पर अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपका स्लोप इंटीग्रेशन टाइम में डिफरेंट होता है, पर डी इंटीग्रेशन टाइम में सेम होता है। तो देखो ये डी इंटीग्रेशन टाइम के अंदर फिक्स स्लोप होता है, और आपका इंटीग्रेशन टाइम के अंदर आपका टाइम फिक्स होता है। ये दोनों में एक और कंपेरिजन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आपका ये जो फॉर्मूलेज हैं, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला, जहाँ पे हम डी इंटीग्रेशन टाइम और इंटीग्रेशन टाइम को इक्वल करके लिख रहे हैं। ओके, ये VCT का फार्मूला ये वाला, और ये आपका जो 2 का सम है, ये 3-4 फार्मूले आपके, मतलब इस पॉइंट पे जितने फार्मूले लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं। ओके, ये दोनों ही पार्ट में जितने फार्मूले लिखे हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं, सारे ही फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं।